क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मन बदलने लगा है? जिस तरह से नीतीश कुमार के हाथ से गृह विभाग गया है, क्या उसके बाद नीतीश ने एनडीए से दूर जाने का इरादा कर लिया है? क्या नीतीश फिर से अपनी राजनीति में पलटीबाजी का करतब करके बीजेपी को चौंकाने वाले हैं? अब दोस्तों, मेरे जहन में इस सवाल यूं ही नहीं आया। इन सवालों के आने के पीछे एक बड़ा ऑफर है, और यह ऑफर शर्त के साथ एक कद्दावर नेता ने दे दिया है। जबकि मुझे लगता है उन्हें ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐन मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मौका दिया है। वो कह रहे हैं, हम आपका साथ देंगे, बशर्ते आप मेरी इस मांग को पूरी कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, अभी नीतीश कुमार को सीएम पद की शपथ लिए हुए 72 घंटे भी नहीं बीते कि एक ऑफर उनके पास समर्थन का आ गया। एक कद्दावर नेता ने कह दिया, नीतीश जी, हम आपके साथ हैं, बशर्ते आप मेरी उन मांगों को पूरा कर दीजिए। उन्होंने अपनी शर्तों का पूरा मसौदा रख दिया। नीतीश को वो अगर समर्थन देंगे तो उन्हें किन शर्तों को पूरा करना होगा। उन शर्तों को अगर नीतीश कुमार ने पूरा किया तो फिर वो उनके साथ हैं। अब आप सबके जहन में सवाल ये होगा, आखिर इतनी जल्दी नीतीश कुमार क्यों बीजेपी से दूर भागने के लिए तैयार हो सकते हैं? तो भाई, सीधी सी बात है, जिस आधार पर नीतीश कुमार सुशासन बाबू बने हैं, उसी आधार को बीजेपी ने उनसे छीन लिया। उन्हें एक तरह से अपने हित के लिए मुखौटा बनाकर रख दिया। याद कीजिए दोस्तों, जब स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी का चेहरा हुआ करते थे, उसी दौर में गोविंदाचार्य भी बीजेपी के कद्दावर नेता हुआ करते थे। उन्होंने एक बार कह दिया था, अटल जी तो बीजेपी का मुखौटा है, असल चेहरा तो लाल कृष्ण आडवाणी है। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी एक्शन में आए और फिर गोविंदाचार्य का पॉलिटिकल कैरियर ही खत्म हो गया। गोविंदाचार्य को राजनीति से संन्यास लेना पड़ गया। अब दोस्तों, बीजेपी ने बिहार की जनता से, खासकर ईबीसी वर्ग से नीतीश को मुखौटा बनाकर तो वोट ले लिया, मुख्यमंत्री भी बनाया, लेकिन उनके पास कोई पावर ही नहीं दी। यहाँ तक कि पिछले 20 सालों से जो गृह विभाग उनके पास हुआ करता था, उसे भी छीन लिया। उन्हें एक तरह से पंगु बनाकर रख दिया। तो उस दौर में जिस तरह से गोविंदाचार्य और आडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी को मुखौटा बनाने में लगे थे, इस दौर में मोदी शाह नीतीश कुमार की राजनीति का इस्तेमाल कर मुखौटे के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। नीतीश कुमार राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी हैं। वो कहते हैं ना, शेर अगर बूढ़ा भी हो जाए तो भी शेर ही रहता है। नीतीश कुमार की उम्र भले ही अभी साथ ना दे रही हो, लेकिन दिमाग से पूरी तरह से राजनीति खत्म हो गई, ये कोई भी दावे के साथ नहीं कह सकता। दोस्तों, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को ये बात अब पूरी तरह से समझ आ चुकी है। बीजेपी उनको अब मुखौटे की तरह इस्तेमाल करने वाली है। अगर उन्हें वक्त रहते बीजेपी से अपनी दूरी नहीं बनाई तो फिर वो दिन दूर नहीं जब उनकी राजनीति पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। वो एक तरह से बीजेपी की राजनीति में पूरी तरह से हाईजैक होकर रह जाएंगे। उसके बाद अगर बीजेपी की कैद से निकलना भी चाहेंगे तो निकल नहीं पाएंगे। नीतीश कुमार के दिलो दिमाग में कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसको लेकर ओवैसी ने पूरी तरह से पढ़ लिया है। इसी को देखते हुए ओवैसी ने एक बड़ी बात कही। बात से ज़्यादा उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ऑफर दिया, सरकार चलाने के लिए समर्थन का ऑफर। ये बात समझने वाली है कि एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला हुआ है। 202 सीटें एनडीए को मिली हुई हैं, जिसमें बीजेपी को 89 सीटें और जेडीयू को 85 मिली हैं। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को 19, जीतन राम मांझी को 5 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 4 सीटें मिली हैं। इस तरह एनडीए के पास 202 सीटें हुई, जबकि महागठबंधन में आरजेडी के पास 25, कांग्रेस के पास 6, वाम दल को 3 सीटें मिली हैं। इस लिहाज से देखें, अगर नीतीश अपनी अनदेखी से नाराज होकर महागठबंधन के साथ आते हैं तो जेडीयू की सीटों को जोड़कर 119 सीटें होती हैं, और उसके साथ अगर ओवैसी की पार्टी की 5 सीटें जोड़ दें तो बहुमत को पार करते हुए 124 सीटें हो जाती हैं। तो ओवैसी ने नीतीश को समर्थन देने की बात कही है। ओवैसी ने संकेत दिया कि उनकी पार्टी बिहार में नीतीश कुमार सरकार को समर्थन देने को तैयार है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है, सीमांचल क्षेत्र को उसके हक का न्याय मिलेगा। ओवैसी ने कहा कि सीमांचल दशकों से
उपेक्षा का शिकार रहा है और अब ये स्थिति बदलनी चाहिए। हम नीतीश कुमार की सरकार को समर्थन देने को तैयार हैं, लेकिन सीमांचल को न्याय मिलना चाहिए। विकास सिर्फ पटना और राजगीर तक सीमित नहीं रहना चाहिए। सीमांचल आज भी नदी कटाव, भारी पलायन और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। सरकार को इन मुद्दों पर गंभीरता दिखानी होगी। दोस्तों, सीमांचल बिहार के पूर्वोत्तर में मौजूद है। राज्य का सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता है। यहाँ मुसलमानों की आबादी अधिक है और हर साल कोसी नदी की बाढ़ इस इलाके को तबाह करती है। क्षेत्र की करीब 80% आबादी ग्रामीण है और विकास कार्यों में इसकी हिस्सेदारी बेहद कम देखी जाती है। हालिया विधानसभा चुनाव में सीमांचल की 24 सीटों में से 14 सीटें एनडीए ने जीती। इसके बावजूद ओवैसी की पार्टी ने यहां अपनी पकड़ बनाए रखी और 5 सीटें अपने नाम की। यही संख्या 2020 में भी थी। हालांकि 2020 में चुने गए ओवैसी के पार्टी के 5 में से 4 विधायक बाद में आरजेडी में शामिल हो गए थे। इस बार ओवैसी ने साफ संकेत दिया है कि वो अपने विधायकों की गतिविधियों पर करीब से नजर रखेंगे और पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा, हमारे 5 विधायक हफ्ते में 2 दिन अपने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में बैठेंगे और मुझे अपनी लाइव लोकेशन के साथ फोटो भेजेंगे। इससे साफ पता चलेगा कि वो कहाँ हैं। ओवैसी ने यह भी बताया कि वो खुद भी 6 महीने में एक बार सीमांचल का दौरा करेंगे। लेकिन दोस्तों, मेरे जहन में सवाल तो यही है, आखिर ओवैसी नीतीश सरकार को समर्थन देने की बात क्यों कर रहे हैं? क्या वो मुख्यमंत्री नीतीश को समर्थन देने की बात कह रहे हैं या फिर सरकार के बहाने बीजेपी को अपना मैसेज भेज रहे हैं? अगर नीतीश कुमार आपका साथ छोड़ते हैं तो फिर हमारा आपको समर्थन है। अगर दोस्तों ये स्थिति बनती है, इससे तो ये बात साबित होती है कहीं ना कहीं गृह विभाग खुद से छीने जाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज हैं। उनका मन बदल रहा है। वो बीजेपी का साथ छोड़ने के लिए मन बना चुके हैं। इधर इस बात का आभास शायद बीजेपी के रणनीतिकारों को हो ही गया होगा और उन्होंने संपर्क साधा होगा। चूंकि ओवैसी की पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, इस आधार पर क्या ओबीसी ने सीमांचल के मुस्लिम वोटरों के बीच अपनी छवि को बीजेपी विरोधी बताने के लिए ये सिगुफा छोड़ा हो कि सीमांचल क्षेत्र का जो भी विकास करेगा उसका समर्थन उन्हें ही मिलेगा? इसलिए एक तरह से ओवैसी ने अभी से मैसेज देना शुरू कर दिया है। अगर ऐसा है दोस्तों तो इंतजार कीजिए, आने वाले कुछ दिनों में शायद नीतीश कुमार पलटी मार दें। अगर नीतीश पलटी मारेंगे तो चौंकिएगा नहीं, इसके लिए कहीं ना कहीं बीजेपी की अति महत्वाकांक्षा ही जिम्मेदार होगी। इस बार वैसे नीतीश कुमार पलटी मारेंगे तो बिहार की जनता तालियां ही बजाएगी, जिन्हें अब भी विश्वास नहीं हो रहा आखिर तमाम विरोधों के बाद भी एनडीए को कैसे जीत मिल गई। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। में जो सरकार बनी है, हम उनको मुबारकबाद देते हैं और हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि हम आपको पूरा ताउन देने के लिए तैयार है, बशर्ते कि आप सीमांचल की जनता से इंसाफ करें। हम बराबर नीतीश कुमार की सरकार को अपना ताउन देने को तैयार हैं, मगर सीमांचल से इंसाफ होना चाहिए। कब तक आखिर हर काम पटना और राजगीर के तरफ होगा? सीमांचल में यहाँ पर नदी कटाव का काम है, यहाँ पर पलायन होता है, यहाँ पर रिश्वतखोरी आम है, यहाँ पर रोड बनना है अमूर में खास तौर से। मैं उम्मीद करता हूं कि अख्तर भाई इंशाअल्लाह ताला ये रोड के काम को मुकम्मल करवाएंगे और बहुत से जगह पर जो पुल का काम है इंशाअल्लाह वो पुल का काम भी होगा। बल्कि हफ्ते में 2 दिन सिर्फ अख्तरुल ईमान नहीं बैठेंगे अपने विधानसभा में, तौसीफ आलम भी बैठेंगे बहादुरगंज में, सरवर आलम भी कोचा दामन में बैठेंगे, जोकी हाट में भी मुर्शिद आलम बैठेंगे और हमारे 5 विधायक इंशाअल्लाह ताला अपनी अपनी विधानसभा में 2 दिन बैठेंगे और फोटो लेके व्हाट्सएप पे मुझे भिजाएंगे और व्हाट्सएप में लोकेशन आप डाले तो लोकेशन में मालूम होता कि कहां बैठे हैं। तो इंशाअल्लाह ये काम होगा और हम जब हम जिम्मेदारी लिए हैं सीमांचल की तो सिर्फ चुनाव की हद तक आकर जाना नहीं है,
बल्कि इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस सरजमीन पर बसने वाले चाहे मुसलमान हो, हमारे गैर मुस्लिम भाई हों, दलित हों, उनके चेहरों पर एक राहत आए, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आए, उनके बच्चों के लिए अच्छा मुस्तकबिल हो सके, हमारी माँ और बहनों की सेहत अच्छी रह सके। इनके बिहार की विधानसभा में हमारे 5 एमएलए जब जाएंगे तो शेर की तरह धाड़ेंगे और हुकूमत से सवाल पूछेंगे कि मेरी विधानसभा में यह काम क्यों नहीं हो रहा है। और मुझे यकीन है कि ये तमाम 5 के 5 विधायक काबिल हैं और इंशाअल्लाह वो नेक नियति से मेहनत करेंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला उस विधानसभा में जो जनता को तकालीफ का सामना करना पड़ता है वो उस तकालीफ को दूर किया जा सकता है।